Welcome to Education Point. सभी शिक्षकगण और मेरे मित्रगण, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं तो उसके समाधान के लिए यदि आप किसी वीडियो की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश अब पूरी हुई। यहाँ पे मैं आप लोगों को मैथ संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उसका मैं समाधान करने जा रहा हूँ। मैं संजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं यहाँ पे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के वीडियो में लाया हूं ताकि आप उस टॉप 10 क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लें और उस टॉप 10 क्वेश्चन से रिलेटेड यदि दूसरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसे आप हंसते हंसते सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उस टॉप 10 क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गणित का, तो उसे अब हम लोग समझते हैं। अब हम लोग आज के क्लास का जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसे आप सबसे पहले समझिए। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए, आकार ठीक है ना, और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। यहाँ पे यदि किसी बच्चों को हम आकार के बारे में पढ़ा रहे हैं कि ये ट्रायंगल है, या आपका क्वाड्रिलेटरल है, या आपका सर्कल है, तो इसको बताने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो पूछा जा रहा है प्रश्न में। और यहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहले किस काम को करेंगे, फिर बाद में किस काम को करेंगे, और उसे आपको सजाकर यहाँ पे सजाया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। पहला ऑप्शन में हमें दिया है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। समझ में आया कि जो भी 2D आकार के फिगर हैं, 2 डायमेंशनल जो भी फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर आपको तो पता है क्या क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है ना। तो ये 2 डायमेंशनल जो फिगर है उसको क्या करना, सहज बुद्धि मतलब आसानी से उसके विशेषताओं को बताने का काम पहले किया जाना चाहिए। कि दूसरा 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों, जो 2 डायमेंशनल फिगर है उसके जो साइड हैं, उसके भुजा हैं, उसके शीर्ष हैं, उसका अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का बताना चाहिए पहले मिलान करने के लिए। कि 2D आकारों को छांटने के लिए पहले बताना चाहिए, फिर उसके बाद विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उसका वर्णन करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले किस काम को करना चाहिए, आप समझ रहे हैं। आप भी एक टीचर हैं और ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं मैथ के बारे में, आप जरूर जानते होंगे, लेकिन थोड़े से जो मिस कर रहे होंगे वह मैं आपका क्लियर करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी जो भी आने वाली नई नई वीडियो इसी टाइप के मजेदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो तर्क टाइप के क्वेश्चन है, वो आपको मिलती रहे, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगेगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे हम बता रहे हैं आपको कि बच्चों को तो पहले हम ये 2D के बारे में थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे। 2 डायमेंशनल कैसे होते हैं, जिसमें 2 डायमेंशन होता है, एगो लेंथ एगो ब्रेथ होता है। तो उस आधार पे पहले हम ये बोलेंगे बच्चों को कि छांटिए, क्या कीजिए, छांटिए। जब बच्चा छांटने लगेगा आसपास में तो जो भी उसको शेप दिखेगा उस टाइप का, जिसमें एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा, तो उसको क्या करने लगेगा, छांटना चालू कर देगा। और प्लेन फिगर ही होता है तो अपने बुक को पहले छांटेगा, क्या बुक, हाँ इस तरह का है, ये अलग आ गया, ठीक है ना, कि क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद हम बच्चों को ये बताएंगे कि 2D आकार की भुजाओं और शीर्ष, कि इसके भुजा और शीर्ष के आकलन करो, क्या करो जी, आकलन करो और उसके विशेषताओं से मिलान करो, ठीक है ना। क्योंकि जब उसको पता चल जाएगा तो हम ये बोलेंगे चलो यहाँ पे कुछ फिगर दे देंगे और कहेंगे चलो इसको अब छांटना चालू करो कि तुम्हारा 2D फिगर वाला कौन कौन सा है इसमें। समझ में आया मेरी बात। तीसरे कारण हम लोग क्या करेंगे, इसका तीसरा काम जो इंपॉर्टेंट है, हम 2D आकार की भुजा और शीर्ष के बारे में जब वो छांटना चालू कर देगा तो उसके भुजा और शीर्ष के बारे में बताएंगे कि 3 भुजा होगा तो ट्रायंगल होगा, अगर 4 भुजा उसके मिलेंगे तो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो बच्चा क्या करेगा, जहां पे भी 4 साइड वाला कोई शेप दिखेगा तो कहेगा ये क्वाड्रिलेटरल है,
ठीक है। और 3 साइड वाला दिखेगा तो कहेगा बच्चा ये ट्रेंगल है। समझ में आ रहा है मेरी बात अच्छे से। फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में उसके अब विशेषता बतलाएंगे। अब तो पता चल गया कि 3 साइड है, ट्रेंगल है, तब बताएंगे हाँ ट्रेंगल तो है। लेकिन ट्रेंगल में क्या होते हैं, 3 एंगल होते हैं। ट्रेंगल किस किस टाइप का होता है ना, ये हम लोग बच्चों को बताएंगे कि सभी साइड इसके इक्वल हो जाएंगे तो ये नाम उसका रख देंगे। क्या नाम रख देंगे, चलिए मैं इसका भी आपका रिवीजन कराते चलता हूं। यदि ट्रेंगल की बात आती है, अगर फिगर में बच्चा को तो हमने यहां पे बता दिया कि 3 साइड से घिरा होगा तो उसको ट्रेंगल छांट देगा। तो कैसा भी 3 साइड हो, जैसे यहां पे देखेंगे थोड़े से जगह पे अगर ऐसे भी दिखा तो उसको भी बच्चा क्या कहेगा, हाँ ये ट्रेंगल है। अगर ऐसे भी दिखा कहीं से भी तो बच्चा क्या कहेगा, ये क्वाड्रिलेटरल है। और ऐसा भी दिखेगा तब भी बच्चा क्या कहेगा, क्वाड्रिलेटरल ही है। और आपको ऐसे फिगर अगर दिखे, हम थोड़ा सा इसे फिर मिटा दे रहे हैं कि थोड़ा जगह का दिक्कत है। अगर ऐसे भी फिगर बच्चों को दिखेगा तो भी कहेगा ट्रेंगल है। समझ में आया मेरी बात। तो अब हम लोग जब ये बातें उसको बता दिए तो ट्रेंगल छांटना चालू कर देगा। तो उसके बाद हम लोग डीपली उसको जानकारी देना चालू करेंगे। हाँ ट्रेंगल तो है, लेकिन ट्रेंगल इस टाइप के होते हैं। तो ट्रेंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो साइड के बेस पे 3 होते हैं। आप भी क्लियर कर लें, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि इक्विलैटरल ट्रेंगल इसमें से कौन सा इक्विलैटरल ट्रेंगल, तो इक्विलैटरल ट्रेंगल का विशेषता आपको पता होना चाहिए ना। इक्विलैटरल को हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समबाहु। और होता है विषमबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे हम लोग त्रिभुज को 3 भागों में बांट दिए। समबाहु जिसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसा त्रिभुज जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु। वैसा त्रिभुज जिसका केवल 2 ही साइड इक्वल होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और वैसा त्रिभुज जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं हो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर। अब 3 और होते हैं ट्रेंगल आपका, जो एंगल के आधार पे होता है, न्यून कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी एंगल, क्योंकि त्रिभुज है तो यहां पे एंगल बन रहा है ना जी, तो ये सभी एंगल जो तीनों एंगल हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 0 से ज्यादा तो होते हैं लेकिन सभी 90 से कम होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। फिर एक और आता है, क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों में से कोई भी एक कोण जो होगा आपका क्या होगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा और 180 से कम हो जाएगा, क्योंकि अधिक कोण का प्रॉपर्टी पता है, 90 से ज्यादा और 180 से कम। क्लियर हो रहा है बातें। अगर आपसे पूछा जाए एंगल का, दे दिया जाए ऑप्शन में, बोला जाए इसमें से कौन सा अधिक कोण है, तो अधिक कोण के लिए आपको यहां पे ये भी क्लियर हो गया कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो यहां पे आप अच्छे से समझ लिए अधिक कोण को भी और अधिक कोण त्रिभुज को भी। इसीलिए हम बोल रहे थे कि आज की क्लास में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है आज 10 तो देखेंगे, लेकिन उसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म आएंगे उसको भी मैं आप लोग के लिए क्लियर करता चला जाऊंगा। तो अब आता है राइट एंगल। तो वैसा ट्रेंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस टाइप के भी वीडियो, अगर ट्रेंगल के डीपली जानकारी के लिए आप लोग को एक वीडियो चाहिए तो उसे आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका मैं स्पेशल वीडियो आपको ट्रेंगल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। समझ गए ना। तो राइट ट्रेंगल वैसा ट्रेंगल जिसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहां पे अब ट्रेंगल से और समस्या खत्म हो गया आपका। एक और प्रॉपर्टी होता है ट्रेंगल का जो आपको पता है, क्या होता है कि ट्रेंगल के सभी एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, ए बी सी, ठीक है ना। ये सभी मिलकर कितने होते हैं, 180 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और यही चीजें हैं तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी बच्चों को बताएंगे हम। क्या बताएंगे, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स आपको पता होगा, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ट्रेपेजियम होता है, फिर रोम्बस होता है ना जी। फिर आपको क्या होता है,
काइट भी होता है, तो पैरेललोग्राम भी होता है, तो इतने टाइप के तो बच्चों को आप टिप्पणी बताइएगा। तो यहाँ पे इसको अरेंज करके हम अगर सजाते हैं तो पहला काम हम किसका करेंगे, 2D आकारों को छांटने का सिखाएंगे। दूसरा काम क्या बताएं, 2D आकारों और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं को मिलान करने के लिए बोल देंगे। तो दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम हम क्या करेंगे बच्चों कि विभिन्न 2D आकारों के भुजाओं और शीर्षों और विकर्णों के बारे में भी गणना करने के लिए बताएंगे कि अगर 3 भुजा हो तो त्रिभुज, 4 भुजा हो तो चतुर्भुज, ठीक है ना। तो हम लोग तीसरा काम करेंगे ये 4 नंबर, और लास्ट में काम करेंगे ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है जी, पहला काम 3 है, दूसरा काम 2 है, फोर्थ है 3 है, तो ये तो आपका ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे अच्छे से इसे क्या कर लिया, समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो हम लोग आज के क्लास का जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन अब हम लोग समझेंगे। क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी हुई है, यहाँ पे क्या दी हुई है, समचतुर्भुज। तो क्या आपको समचतुर्भुज के बारे में पहले पता है कि क्या है समचतुर्भुज, नहीं है ना। तो चलिए उसे मैं बता रहा हूं। तो वैसा चतुर्भुज, ठीक है ना, जिसके आमने सामने का साइड समानांतर हो और सभी साइड की माप क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी को हम लोग रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और सभी साइड की माप बराबर होनी चाहिए। जैसे इसे फिगर में आप समझ लें, यहां पे देख रहे हैं ना, ABCD, ये आपका एक चतुर्भुज है जिसमें यदि यहां पे दिया हुआ है, फिगर बनाया है तो दिया ही हुआ है, AD जिसमें पैरेलल है BC के और AB आपका पैरेलल है DC का, और आपका जो AD इक्वल है BC इक्वल है AB इक्वल है DC, सभी साइड की माप इक्वल है। तो इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के कुछ और इंपॉर्टेंट है, उसे भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो क्या है कि इसके जो ये डायगोनल है इसी को विकर्ण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, विकर्ण। इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। कितना पे काटते हैं जी, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। यदि आपको चतुर्भुज से भी रिलेटेड और डीपली वीडियो चाहिए तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका मैं जल्द से जल्द आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप ये तो समझ गए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है जी, परिमाप। तो परिमाप क्या कहलाता है, ये पता है आपको, किसी भी चीज का परिमाप उसके सभी भुजाओं का सम होता है। उसके जो भी भुजा दिए हुए हैं अगर सभी को हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसका परिमाप निकल जाता है। समझ में आया ना मेरी बात। तो चलिए, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। इस फिगर की आवश्यकता होगी इसको सॉल्व करने में, इसलिए यहीं पे है। इसको देखिए आप, इसका हमें क्या गिवन है, विकर्ण की लंबाई। 2 विकर्ण है ना जी, एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है, और दोनों का क्या गिवन है, लंबाई। लेकिन परिमाप, परिमाप कब निकलेगा, जब इसके साइड पते होंगे तब है ना। तो साइड कैसे निकालेंगे, तो यही तो ट्रिक है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन परिमाप ना पूछ के, चलिए इसमें परिमाप पूछा ही क्वेश्चन में। आपके एग्जाम में यह पूछ सकता है कि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई निकालिए यदि उसके विकर्ण की लंबाई इतना और इतना है, तो वो भी कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो आपको पता है कि इसका जो विकर्ण है समचतुर्भुज का, वो एक दूसरे को कट करता है, आपस में कट करता है, 90 डिग्री पे कट करता है और इक्वल इक्वल पार्ट में बांटता है। तो इस साइड को, ये जो डायगोनल दिख रहा है उसको अगर 8 मानते हैं तो ये टुकड़ा 4 हो जाएगा और ये टुकड़ा भी कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा ना। और इस BD को हम 6 मानते हो तो ये टुकड़ा 3, ये भी टुकड़ा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे 90 के सामने तो आपने राइट एंगल पढ़ा है ABC, और राइट एंगल में आपने एक थ्योरम पढ़ के आए होंगे, आप जानते होंगे, पढ़ाते भी होंगे बच्चों को, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोला जाता है। तो 90 के सामने AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो लंब और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, उसी का यूज करना है यहाँ पे। तो 90 के सामने हाइपोटेनस AD है ना जी, तो AD निकालेंगे
तो एक बार इसको ओ पे काटता है तो ओ ए स्क्वायर है, और साथ ही में क्या कर देंगे, ओडी स्क्वायर कर देंगे ना। ओ ए का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ओडी 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, और दोनों 25 होगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या निकल गया जी, 5 निकल गया ना। तो ये जो 5 आ गया आपका, यही ना 5 आया है। तब क्या जानते हैं कि रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, ई भी 5, ई भी 5, ई भी 5, ई भी 5 हो गया ना। तब परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। तब 5 चौके 20। इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए इस टाइप के और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उसे भी समझ लें। यदि आपसे एरिया पूछ देता, क्या पूछ देता, एरिया, तो समचतुर्भुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। जो डायगोनल है उसका एक गुना कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो इसी क्वेश्चन में अगर एरिया आपसे पूछता तो हमारा डायगोनल 8 और 6 था, तो क्या लिखते, 1/2 8 गुने 6 और cm स्क्वायर, क्योंकि cm स्क्वायर हो जाता है 4, 6 चौके 24 cm स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अगर ऑप्शन में ही तो परिमाप का है, अगर आपको एरिया पूछता तो वहां पे 24 cm स्क्वायर ऑप्शन दिया रहता, वही सही, ठीक है ना, वही सही होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे समचतुर्भुज को अच्छे से जान लिया कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के साइड पैरेलल हो, और क्या होनी चाहिए, सभी साइड की माप बराबर होनी चाहिए, और उसके डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं बराबर बराबर भागों में, वो भी कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे। कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप भी सीख गए, एरिया भी सीख गए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। आज क्लास में हम लोग टॉप 10 में जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो उसे आप फिर से समझिए, यदि अब की बार फिर ये पूछ दिया जाए, नहीं तो इस टाइप के, इस पैटर्न पे यदि कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए तो वो आपसे मिस ना हो, उसे आप सॉल्व करके ही और उसका जो मार्क्स है उसे गेन कर लें। तो क्या है, यदि एक ऑपरेटर, ये स्टार, इसको मान लीजिए, स्टार को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है 4 स्टार 3, यहां पे क्या लिखा हुआ है 4 स्टार 3, तो इक्वल में कितना मिलता है 4 5 6। यहां पे 5 स्टार 4 है तो क्या मिलता है 5 6 7 8। यहां पे 6 स्टार 4 है तो क्या मिलता है 6 7 8 प्लस 9। वही तो n स्टार 8 का मान क्या होगा, अब इसे समझिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है, ये थोड़ा सा आपके माइंड को जांच रहा है। आपको ये नहीं जांच रहा है कि आप कितना जानते हैं, आप तो बहुत जानते हैं, तभी तो टीचर हैं, ठीक है। और ये आपको बस ये थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कैसे काम करेगा, उसे ये जांचने का काम कर रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 4 स्टार 3 है, तो इस साइड में क्या मिल रहा है 4 5 6। इससे आप कुछ समझ रहे हैं, फिर नेक्स्ट को भी देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये 5 स्टार 4 है तो 5 6 7 8 आ रहा है ना। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है 4 स्टार 3 है तो 4 से ही यहां पे शुरुआत हुआ, और 3 है तो 3 टर्म दिया गया आगे 4 5 6, समझ में आ रहा है। यहां पे 5 स्टार 4 है तो 5 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लगातार 4 टर्म है और एक और आगे बढ़ता हुआ, तो 5 के बाद 5 6 7 8, समझ में आ रहा है मेरी बात। फिर इसको देखिए 6 स्टार 4 है तो 6 से स्टार्ट होगा और 4 लगातार लिखाएगा तो 6 7 8 9, वही लिखाया भी है। तो उसी तरह हमको किसका निकालना है, n स्टार 8 है ना जी। तो उसको अब अच्छे से अब समझिए। यहां पे n स्टार 8 है तो n से ही स्टार्ट होगा और लगातार एक बढ़ाते हुए 8 को नंबर लिखाएगा, तो क्या लिखेंगे n, अगला होगा n प्लस 1, अगला होगा n प्लस 2, फिर अगला होगा n प्लस 3, फिर क्या होगा n प्लस 4, n प्लस 5, यहां पे प्लस रहेगा, n प्लस 6, n प्लस 7। देखिए तो 8 नंबर हो गया कि नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे 8 था तो 8 बार लिखे, यहां पे 9 रहता तो 9 बार लिखते, यहां पे 10 रहता तो 10 बार लिखते, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, और n है यहाँ पे, इसी से शुरुआत हो रहा है कि यहाँ पे 4 था तो 4 से ही शुरुआत हुआ, यहाँ पे 5 था तो 5 से ही शुरुआत हुआ, तो n है तो n से ही शुरुआत होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 सबको ऐड करना है, 6 7 8, तो 8n तो आपको मिल गया ना जी। और क्या मिला 1 2 1 2 3 मिला,
3 3 6 मिला, 6 4 10 मिला, 10 5 15 मिला, 15 6 21 मिला, 21 7 क्या मिल गया 28। तो जो आपका आंसर जो मिला इसको सॉल्व करने पे क्या मिला 18 प्लस 28, जो ऑप्शन नंबर कितना है 3 है। तो आपका आंसर क्या मिल गया 3। तो यदि आपको अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे क्या करके आएंगे, सॉल्व करके ही आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आज का समझ में आ रही है बातें, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज के क्लास का जो टॉप 10 क्वेश्चन का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो ये है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है, डैश डैश जरूरी है। तो पहला जो ऑप्शन ये है कि सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए। दूसरा, अधिकतर सूत्रों को याद करना चाहिए। क्या आप एक अच्छे गणितज्ञ हैं तो सभी सूत्र आपको याद हो, यही जरूरी है। कि बहुत जल्दी सवालों को हल कर देना, किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर देते हैं तो क्या आप एक अच्छे गणितज्ञ हैं। कि ऑप्शन नंबर 4, सभी अवधारणाओं को समझाना, जितने भी जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से समझाना, फिर उसका लागू करना, जो भी फॉर्मूला मिलते हैं उसको फिर लागू करना और उनमें संबंध बनाना, कौन सा सही है। तो आप आंसर सोच लिए होंगे, ठीक है ना। तो अपना अपना आंसर कमेंट में आप जरूर बताइए। तो यहाँ पे जो 4th नंबर है वह सही है आप लोग के लिए, क्योंकि एक अच्छा गणितज्ञ वो होता है कि सारे जो बातें हैं उसको अच्छे से समझाता है, फिर उस पर जो सूत्र बनता है उसको, और जो भी उस टाइप के हैं प्रश्न है उसको आपस में रिलेशन से उसको अच्छे से क्या करता है, समझाता है, सभी को आपस में धीरे अच्छे से करता है, वही एक क्या है, अच्छा गणितज्ञ है। तो हमारा 4th नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आज की क्लास का हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। क्या है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेवों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो आमों का भार है, मतलब आम का जो भार है वो सेवों के भार से कितना अधिक है। समझ में आ रहा है आपको। तो आमों का भार क्या है यहाँ पे कि 2 किलो 600 ग्राम है और सेव 1 किलो 450 ग्राम है। तो आम का भार कितना ज्यादा है, तो क्या करेंगे, आम का भार में से जो आपके सेव का भार है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो इसको घटाइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन तब भी मैंने आपको बताया। 0 10 से 5 गया 5, 1 दिया तो 5 से 4 गया 1 आ गया ना जी, और 2 से 1 गया 1 आ गया, तो 1 किलो 150 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये बहुत सारे इजी प्रश्न हैं। इस टाइप का और सारा क्वेश्चन दे सकता है। अगर औसत पूछ दे, दोनों के भार का क्या पूछ दे, औसत पूछ दे, तो वह समझने वाली बात है। इन दोनों के भार को ऐड कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब आपको क्या निकल जाएगा, आम और सेब के भार का औसत निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसा है आप लोग के लिए। तो हम लोग आज के क्लास का जो 6th नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्या है इसे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान तो है लेकिन सोचने पे विवश कर देगा। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश समान है इसका और 7 5 से बड़ा है तथा 3/7 जो भिन्न है वह 3/5 भिन्न से बड़ा है। यह क्या बतलाता है, पहला ऑप्शन कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, रोहित ने प्रैक्टिस नहीं किया भिन्न और भिन्न के बारे में। दूसरा, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। तीसरा, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि रोहित ने यहाँ पे जो बताया है वो गलत बताया है। आपको पता है क्या आंसर होता होगा इसका, 3/5। आपको पता है कि यदि अंश समान होंगे तो हर जिसका बड़ा होगा वह छोटा होगा और अंश जिसका छोटा होगा वह बड़ा भिन्न कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन रोहित ने यहाँ पे गलत आंसर दिया, तो रोहित की क्या कमी दिख रही है, तो
पहला ऑप्शन से अगर मिलाते हैं कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, तो ऐसी बात नहीं है। रोहित ने अभ्यास किया, इसीलिए उसने अंश और हर के बारे में जानता है। फिर रोहित को भिन्नों का परिणाम की समझ नहीं है, तो ये परिणाम जानता है 3/7, 7 जो भी है, ये भिन्न क्या है। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है, ये भी जानता है, तभी तो बताया है कि अंश इसका समान है, इसलिए 7 5 से बड़ा है। रोहित को एक चीज नहीं मालूम है, चौथा तुल्य भिन्न, कि कैसे तुलना किया जाएगा दो भिन्न में, कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, इसकी अवधारणा वो सही से नहीं जानता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अंश समान जब रहता है तो जिसका हर क्या होता है, बड़ा होता है, वो छोटा होता है, और जिसका हर छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसे आप अच्छे से समझ लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। आज की क्लास का जो टॉप 10 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसमें 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। इसे आप समझिए कि क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक टाइप को नहीं समझ पाइएगा। बोल रहा है एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। समझ गए बात? जो भी चौड़ाई है, जो लंबाई दिया हुआ है उसका हाफ है, इसी आयत का आधी है। तो इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए और उसका चौड़ाई वही रखा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे लंबाई की बात हो रही है, तो आपको लंबाई क्या दिया हुआ है, L, और जो चौड़ाई था वो लंबाई का आधा था, तो L/2 है। लेकिन अभी जो न्यू है, जो क्या है, जो न्यू लंबाई है वो कितना बोल रहा है कि दोगुनी कर दी जाए तो 2L हो जाएगा, लेकिन जो चौड़ाई है वही रखना है, L/2 ही रखना है। तो परिमाप, तो देखिए एक चीज आप जान जाइए, यहाँ पे आपको तो प्रश्न में परिमाप पूछा है। यदि आपको एरिया पूछ देता तो आयत के फॉर्मूला पता है ना, एरिया निकालना होता है तो L/B करते हैं, ठीक है, और परिमाप निकालना है तो 2 × L+B कहते हैं। आपको इसमें डायगोनल भी पूछा जा सकता है, इसका भी कर्ण। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B²। तो एक प्रश्न से आपको इस तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता था, समझ में आया। लेकिन इस प्रश्न में परिमाप पूछ रहा है तो हम लोग परिमाप निकालेंगे। तो 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई अभी का 2L है, चौड़ाई अभी का L/2 है। तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4L + L, ये 2 से 2 गायब, 4L और L जुड़ गया तो कितना मिल गया, 5L। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया, सही हो गया। वही एरिया पूछता तो L/B कर देते हैं, डायगोनल पूछता तो √L² + B² कर देते हैं। समझ में आया आप लोग को? तो चलिए हम लोग अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब हम लोग आज के क्लास का जो 3 लास्ट में बच गया क्वेश्चन है 8 9 10, उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहला है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। इस टाइप की जरूरी नहीं है 4 अंकों की पूछ दे आपसे। 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 6 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं। तो इसका मैं एक आसान सा ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। जितने अंकों वाली संख्या आपसे पूछे, 5 अंकों वाली पूछ दिया तो एक 9 डाल दीजिएगा, एक कम 0 बैठा दीजिएगा। तो 5 से एक कम कितना होता है, 4, 4 0 बैठा दीजिएगा। 6 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, एक 9 और 6 से एक कम 5 0 बैठा दीजिएगा। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे अगर 4 अंकों की सबसे पूछ रहा है तो एक 9 होगा और 3 0 होगा, तो पहला ऑप्शन सही। तो आपको कभी भी कुल संख्या वाली क्वेश्चन पूछ दे तो जितने अंकों की पूछेगी तो एक 9 दे देंगे, जितना बच जाएगा उतना 0। यदि बड़ी सी बड़ी संख्या पूछ दे तो उतना ही बार 9 लिख देंगे। अगर छोटी सी छोटी संख्या पूछ दे तो 1 लिखकर फिर जितने अंकों की पूछे उससे वो कम 0 बैठा देंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या थे 1 और 3 0, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 4 0, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 को 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 को 9। समझ में आ गया? इस टाइप के नंबर से क्वेश्चन आप कंप्लीट। अब चलिए संख्या 4 9 5 3 2 49,532 का सन्निकट हजारवा मान। जरूरी नहीं है कि हजारवा देगा, 100वां पे पूछ सकता है, 100 के सन्निकट। तो देखिए क्या होता है, जब 100 के सन्निकट पूछेगा तो उसका बेस हम लोग 100 लेते हैं।
तो क्या बेस लेने का 100 का मतलब है, अगर 5732 दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे, अगर 100 के सन्निकट, तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे, ये 32, ये 50 से कम है कि 50 से ज्यादा है, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक समझिए। ये 32 50 से कम है कि 50 से ज्यादा है, 100 पूछेगा, 100 के सन्निकट पूछेगा तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 1000 के सन्निकट पूछेगा तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे जी, 10 के सन्निकट पूछेगा तो लास्ट के 1 अंक देखेंगे, ध्यान देखेंगे। इस 100 के सन्निकट अभी हम समझा रहे हैं तो 2 अंक देखेंगे, ये 32, ये 50 से ज्यादा है कि 50 से कम है जी, 50 से कम है ना 32, तो 32 कम है तो 5 7 ये खत्म हो जाएगा, इसके जगह पर केवल क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आपको ये पूछ देता 5972, तो ये आपका 72 क्या है, 50 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसको तो गायब करेंगे ही, यहां पे 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 59 में 1 बढ़ाने का मतलब 60 हो गया, तो ये यहां पे हो जाएगा। अब इस बात को समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा और एग्जांपल देखिए, अगर यहां पे ऐसे दे देता 5792, तो ये 100 के सन्निकट क्या होता, 92 है ना, 50 से ज्यादा है, 2 अंक देखना है 100 के सन्निकट में, तो 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे 57 होकर ये क्या हो जाएगा, 58। ट्रिक को समझिए। उसी तरह 1000 के सन्निकट पूछेगा तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे, और 3 अंक को देखेंगे 500 से ज्यादा है कि 500 से कम है, यदि वो 500 से कम है तो कुछ चेंजिंग नहीं, बस उसके जगह पर 0 0 0, यदि वो 500 से ज्यादा है तो उसके पहले वाला 1000वां के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 अंक बढ़ा देंगे, जैसे इस केस में देखेंगे हम लोग 49,532, लास्ट के 3 अंक 532, 500 से ज्यादा है कि कम है जी, ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, जो 49,000 था वो अब कितना हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, इस सबके जगह पर 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो आपने यहां पे समझाना अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन जो है आपका 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, ये 4 ऑप्शन दिया है, इसी ऑप्शन में से हमको ढूंढना है कौन सा बड़ा है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते तो 2 + 2 + 2 6 हुआ ना जी, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा जी, 16, इसका करें तो मल्टीप्लाई है, 2 दूनी 4 दूनी 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64, इसका करें 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी, 256। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है जी आपको, चौथा नंबर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर। तो आप लोग इसके अच्छे से समझ रहे हैं ना, 4 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।